देव रीतिकालीन कवि, रीतिबद्ध। मैंने क्यों लिखा ऐसा रीतिकालीन रीतिबद्ध कवि? क्योंकि हम सब जानते हैं कि रीति काल में 3 तरीके की काव्य धाराएं बह रही थी, यानी कि 3 तरीके की कविताएं लिखी जा रही थी। उनमें से एक धारा थी रीतिबद्ध धारा, दूसरी थी रीति सिद्ध धारा और तीसरी थी रीति मुक्त धारा। तुम्हारी सुविधा के लिए हम एक काम कर लेते हैं, जो हमारे कवि रीति काल के कोर्स में, ये तो देखो क्लियर हो गया ना कि तुम्हारे रीति काल है, तो जब भी तुम्हारा कोई कवि आता है, चाहे व्याख्या लिखने के लिए आए या प्रश्नोत्तर लिखने के लिए आए, तुम्हें ये तो मालूम है कि तुम्हारा जो कवि है वो रीति काल का है। तो कितनी बढ़िया बात है कि तुम एक विशेषण तो सब में ले सकते हो रीतिकालीन, बिना सोचे समझे। चाहे देव आए, चाहे सेनापति आए, चाहे भूषण आए, चाहे आलम आए, चाहे सेनापति, कोई भी आए, आप क्या लिख दोगे? रीतिकालीन कवि भूषण, रीतिकालीन कवि आलम, रीतिकालीन कवि गणानंद, रीतिकालीन कवि पद्माकर, रीतिकालीन कवि केशवदास। क्लियर? यहाँ तो तुम्हें सोचने की, मतलब कोई सेकंड थॉट देने की भी जरूरत नहीं है। फर्स्ट ईयर में तो तुम थोड़ा परेशान होते थे, पता नहीं यार भक्ति काल का है यार, मतलब कभी भूल जाओ तो, पर यहाँ तो सेकंड थॉट है ही नहीं। सारे के सारे कवि जो आपके कोर्स में हैं वो कौन से हैं? रीतिकाल के। अब दूसरी बात क्या है कि रीतिकाल में 3 धाराएं हैं। एक तो रीतिबद्ध, जो रीति में बंधकर जिन्होंने अपनी रचनाएं की और जिन्होंने लक्षण ग्रंथ लिखे, और एक है रीति सिद्ध, जिन्होंने लक्षण ग्रंथ नहीं लिखे पर रीति में बंधकर अपनी कविताएं लिखी, और एक है रीति मुक्त, जिन्होंने रीति को स्वीकार ही नहीं किया। तो हमारे कोर्स में जितने कवि हैं, हम उनको 3 धाराओं में यदि बांट लें तो याद करने में आसानी नहीं हो जाएगी आपको। तो देखो रीतिबद्ध कवि, आपके केशवदास है, रीतिबद्ध में डाल दो। आपके देव हैं, रीतिबद्ध में डाल दो। भूषण है, रीतिबद्ध में डाल दो। सेनापति है, रीतिबद्ध में डाल दो। पद्माकर है, रीतिबद्ध में डालो। ऐसे चार्ट सा बना लो आप। और याद करने का तरीका क्या है? रीति सिद्ध तो एक ही कवि है, बिहारी, और रीति मुक्त भी 2 ही कवि हैं हमारे कोर्स में। यूं तो बहुत सारे हैं, पर हमारे कोर्स में 2 ही कवि हैं। कौन कौन से? घनानंद और आलम। और बाकी बचे जो रीतिबद्ध, बाकी जब बचे वो कौन है? रीतिबद्ध। तो याद करने का एक ट्रिक है कि कौन सा रीतिबद्ध है, कौन सा रीति मुक्त है और कौन से रीति सिद्ध है। क्लियर? समझ में आ गई ये बात? आज हम देव पढ़ने जा रहे हैं, इसीलिए मैंने देव के आगे क्या लिख दिया? रीतिकालीन रीतिबद्ध कवि देव। सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि मेरे पास ये चार्ट है और चार्ट से मुझे याद है कि ये कवि मेरे रीतिबद्ध हैं। क्लियर? और तीनों का अंतर आपको मोटा मोटा मालूम होना चाहिए कि जो रीतिबद्ध कवि है वो कौन से कवियों को कहते हैं? जिन्होंने रीति का पालन किया, जिन्होंने साहित्य के विभिन्न अंगों पर लक्षण ग्रंथ लिखे, अलंकार पर पूरा ग्रंथ लिखा, छंद पर पूरा ग्रंथ लिखा, काव्य रसों पर पूरा ग्रंथ लिखा, काव्य गुणों पर पूरा ग्रंथ लिखा। बिहारी ने कोई लिखा था क्या ऐसा ग्रंथ? नहीं ना। पर उनकी जो कविता है वो रीति पे आधारित थी, पर उन्होंने कोई ऐसा लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा। उन्होंने तो एक ही ग्रंथ लिखा केवल, बिहारी सबसे। और जो ये रीति मुक्त कवि है, इन्होंने रीति का भी पालन नहीं किया। इन्होंने अपने उन्मुक्त भाव से, स्वतंत्र भाव से, जो इनके मन में भाव आए उन भावों को इन्होंने अपनी कविता में प्रकट किया है। इसीलिए रीतिबद्ध कविता थोड़ी बोझिल सी लगती है हमको, पर रीति मुक्त कविता हमारे भावों से जुड़ जाती है, क्योंकि वो हृदय से निकली हुई कविता है, उसमें कोई औपचारिकता नहीं है, तो उसमें अनुभूति की गहराई हमको ज्यादा मिलती है। अब आप पढ़ेंगे ना जब घनानंद को, तो आप तन्मय हो जाएंगे एकदम, आपको ऐसा डूब जाएंगे आप उसकी कविता में। केशव की कविता को तो कठिन काव्य का प्रेत कह देते हैं। क्यों? कि उसमें बहुत ही कठिन शब्द, कठिन अलंकार, कुछ इस तरीके का प्रयोग किया गया। तो हम पढ़ रहे हैं आज देव। जैसा कि मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि हम अपनी ही किताब में से थोड़ा सा कवि का परिचय जरूर पढ़ें। और मैं ये नहीं कह रही कि हमको सारा पढ़ना है, पर पढ़कर हम इसमें से क्या बना लें? शॉर्ट नोट्स बना लें। और ये परिचय हमें क्या काम आएगा कि जब हमारा निबंधात्मक प्रश्न आता है कि देव की काव्यगत विशेषताएं बताइए, तो यहाँ से हमको बहुत सारी विषय वस्तु मिल जाती है और भूमिका मिल जाती है। तो जो जो काम की चीज है वो चीज हम लिखते जाएंगे और पढ़ते जाएंगे। मैं आपको सिर्फ ये सिखा रही हूँ कि जो आपके किताब में जो विषय वस्तु दे रखी है उसमें से हम कैसे काम की चीज को छांट लें इस शॉर्ट नोट्स के माध्यम से। इनका जन्म संवत 1730, मृत्यु संवत 1824 और जन्मभूमि इटावा मानी जाती है। ये हमारे कोई खास काम की बात नहीं है। क्यों काम की बात नहीं है? क्योंकि अभी हमारे यहाँ कोई जीवन परिचय तो आता नहीं है। मैं परीक्षा की दृष्टि से बता रही हूँ, जनरल नॉलेज की दृष्टि से अलग चीज है। तो परीक्षा की दृष्टि से 11th 12th में तो आपके काम की थी, क्योंकि जीवन परिचय आता था। अब ऐसा कोई परिचय
इनके रचे ग्रंथों का आधार पर विद्वानों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि इन्हें जीवन में बहुत भटकना पड़ा था। इन्होंने अनेक आश्रयदाताओं के आश्रय में रहकर अनेक ग्रंथ रचे। इनके रचे ग्रंथों की संख्या कोई 52, कोई 72 और कोई 80 बताते हैं। यानी कि अभी तक यही तय नहीं है कि इन्होंने कितने ग्रंथ लिखे थे, क्योंकि ये सब चीजें कहीं प्रमाणिक रूप से हमको मिल नहीं रही हैं। देव लक्षण ग्रंथ रचनाकार, अब देखिए, परंतु शुक्ल जी ने इनकी ग्रंथों की रचना कितनी बताई है? 25। कितनी रचना बताई है? 25। अब देखो ये हमारे काम की चीज है। मैंने आपको हमेशा बताया है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र, ये 3 व्यक्ति ऐसे हैं कि यदि ये किसी कवि के बारे में कुछ कहते हैं तो हमें उस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इन्होंने इन तीनों की खूब अध्ययन करके, विश्लेषण करके हमारे सामने कुछ निष्कर्ष रखे हैं। शुक्ल जी ने, द्विवेदी जी ने, नगेंद्र जी ने इन कवियों की आलोचनात्मक ग्रंथ लिखे हैं, इसलिए इन पर हमारा ध्यान होना चाहिए। तो शुक्ल जी इनकी ग्रंथों की संख्या कितनी बताते हैं? 25 ग्रंथों की संख्या बताते हैं। कितनी बताते हैं? कि उन्होंने 25 ग्रंथ लिखे। बस हमने एक तरफ लिख लिए, है ना। आगे वो क्या कह रहे हैं? देव लक्षण ग्रंथ रचनाकार। अब देखो आगे ना बात, मैंने अभी आपको बताया कि जो देव है वो रीतिबद्ध कवि हैं, और रीतिबद्ध जो कवि होते हैं वो लक्षण ग्रंथ लिखते हैं। और लक्षण ग्रंथ क्या है? कि जो काव्य के जो गुण हैं, काव्य के जो लक्षण हैं, उन पर वो रचना करते हैं। कि अलंकार पे लिख दिया, कि रस पे लिख दिया, कि छंद पे लिख दिया। तो देखो आ गया, देव क्या है? लक्षण ग्रंथ रचनाकार है। अब देखो हमें ये देव की एक विशेषता और मालूम पड़ गई। क्या मालूम पड़ गई? कि ये लक्षण ग्रंथकार है। हमने लिख लिया देव के में क्या है? ये लक्षण ग्रंथ रचनाकार, कि ये लक्षण ग्रंथ के रचनाकार है। अब ये शब्द मैंने क्यों लिखा? जब कभी अभी आप देव को याद कर रहे हैं तो आपने कभी तो याद कर लिया रीतिकालीन देव, कभी याद कर लिया रीतिबद्ध कवि देव, कभी लिख दिया आपने लक्षण ग्रंथ रचनाकार देव। इससे आपकी भाषा रिच बन जाती है। जब आप व्याख्या लिखते हैं तो आपको कवि का नाम बार बार लिखना पड़ता है, तो कभी उसके आगे विशेषण लगा दिया रीतिकालीन कवि देव, कभी लगा दिया रीतिबद्ध कवि देव, कभी लगा दिया लक्षण ग्रंथ रचनाकार देव। और प्रसिद्ध सफल कवि दोनों ही रूपों में प्रसिद्ध है। कहते हैं मतलब इन्होंने कविताएं भी लिखी और लक्षण ग्रंथ भी लिखी, दोनों चीज लिखी है। कहते हैं इन्होंने पहले लक्षण ग्रंथ भावविलास की रचना 16 वर्ष की अवस्था में ही कर दी थी। अब देखो इनकी एक रचना का नाम हमारे सामने आ गया है, तो हमें कुछ रचनाओं के नाम याद होने चाहिए। मैंने आपको बताया ना, कोई भी कवि हो उसकी कुछ रचनाओं के नाम याद होनी चाहिए। अब ये रचना तो हमें फटाफट याद हो जाएगी कि 16 साल की उम्र में एक किताब लिख दी, बताओ, भावविलास। भूलोगे क्या? क्योंकि जब हमारी कोई तथ्य किसी और घटना से जुड़ जाता है तो वो तथ्य हम कभी भूलते नहीं। अब देव की जो भाव विलास है उसको आप कभी नहीं भूलेंगे। क्यों नहीं भूलोगे? क्योंकि आपको क्या बताया गया है कि ये जब 16 साल के थे उसी समय इन्होंने इस भाव विलास को लिख दिया था। तो एक रचना याद हो गई आपको। इनके ग्रंथों में भाव विलास, अष्टयाम, राग रत्नाकर, जाति विलास, रस विलास, काव्य रसायन, राधिका विलास, नीति शतक, एक्सक्यूज मी, नक्षिक, प्रेम दर्शन, वृक्ष विलास आदि प्रसिद्ध ग्रंथ हैं। मैंने आपसे कहा आपको ज्यादा नहीं तो कम से कम 4-5 रचनाओं के नाम याद होने चाहिए। अब देखिए आपके पास इतनी सारी रचनाएं हैं, इनमें से अपन कुछ ऐसी रचनाएं याद कर लें जो प्रसिद्ध भी हों और जो हमारे याद करने के लिए हमें सरल भी हो जाए। अब देखो भावविलास तो हमें याद हो ही गया। जब भावविलास याद हो गया तो आपको रसविलास क्यों याद नहीं होगा भाई? मिलता जुलता नाम है, रसविलास याद हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? भैया काव्य रसायन क्यों याद नहीं होगा? मैं बार बार कह रही हूँ, इन्होंने कविता के लक्षणों पर ग्रंथ लिखे हैं, तो काव्य रसायन याद हो जाएगा नहीं हो जाएगा? काव्य रसायन है ना, कविता की केमिस्ट्री याद हो जाएगा। अब तो नहीं भूलोगे आप, काव्य रसायन, ठीक है। राधिका, नीति शतक, नक्षिक, प्रेम दर्शन, वृक्ष विलास। अब आप खुद बता दो कि हम और कौन सा एक नाम लिखें जो आपको अच्छे से इसमें से याद हो जाए। जाति विलास। जाति विलास लिख लेते हैं, ये लीजिए, ठीक है। तो ऐसे कुछ रचनाओं के नाम आपको जरूर याद होने चाहिए। इन ग्रंथों में नायिका भेद, नक्षिक वर्णन, ऋतु वर्णन, रस, अलंकार, शब्द शक्ति, काव्य, पिंगल, नीति दर्शन आदि का निरूपण किया गया है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि लक्षण ग्रंथ उन ग्रंथों को कहते हैं जिसमें काव्य के लक्षणों पर, जो काव्य की प्रवृत्तियां हैं उन पर रचना की जाती है, उनको लक्षण ग्रंथ कहते हैं। तो देखिए इनकी किताबों की विशेषता आ गई। इन्होंने अपनी पुस्तक में क्या किया है? नायिका भेद। नायिका भेद का मतलब क्या है? नायिका के सौंदर्य का वर्णन किया है।
नायिका का नखशिख सौंदर्य का वर्णन किया। तो अब यदि अपन इनकी काव्य विशेषताएं लिखें कि इनकी काव्य की क्या क्या विशेषताएं हैं, तो कुछ विशेषताएं हमको यहाँ मिल जाती हैं। सबसे पहले क्या मिल गई, नायिका भेद, है ना, नखशिख वर्णन। नखशिख वर्णन का मतलब क्या है कि नायिका के सौंदर्य का वर्णन किया है, पर कहाँ से किया है, पैर के नाखून से लेके और शिख तक। नखशिख, नखशिख का मतलब है नख माने पैर का नाखून, शिख माने चोटी तक, पूरे शरीर के एक एक अंग के सौंदर्य का वर्णन इन्होंने किया है। तो ये इनकी काव्य की विशेषता आ गई क्या नहीं आ गई। दूसरी बात, इन्होंने ऋतु वर्णन भी किया है। दूसरी विशेषता क्या है, ऋतु वर्णन। देखिए जैसे जैसे कोई ऋतु आती है वैसे वैसे हमारे भाव उद्दीप्त होते चले जाते हैं। तो इन्होंने सारी ऋतुओं का षट ऋतु वर्णन अपनी कविताओं में किया। तो ऋतु वर्णन इनकी विशेषता हो गई। फिर क्या है, रस और अलंकार। इनकी कविता में हमें रसों का परिपाक भी मिलता है। प्रेम की बात कही गई है वहां श्रृंगार रस होगा, और जहां भक्ति की बात कही गई होगी वहां पर शांत रस होगा। क्या होगा, शांत रस। तो तीसरी जो विशेषता हो गई वो होगी रस नियोजन, यानी कि रसों का नियोजन भी इन्होंने अपनी कविता में किया है। जब हम कविता पढ़ेंगे तो हम बताएंगे आपको कि यहाँ पर जहाँ सौंदर्य की बात आएगी, जहाँ प्रेम की बात आएगी वहां मैं कहूंगी श्रृंगार रस है, जहाँ भक्ति की बात आएगी मैं कहूंगी यहाँ पर शांत रस है। ठीक है बेटा। शब्द शक्ति, काव्य पिंगल, नीति दर्शन। कहने का मतलब यह है कि काव्य के जो विशेष गुण होते हैं उनका वर्णन भी इन्होंने किया है। लेकिन हम खास बात कर रहे हैं नीति, यानी कि इन्होंने केवल प्रेम पे ही कविताएं नहीं लिखी हैं, केवल ऋतु वर्णन पे ही कविताएं नहीं लिखी हैं, केवल सौंदर्य पे कविता नहीं लिखी हैं, इन्होंने कुछ नीति की कविताएं भी लिखी हैं। याद करो बिहारी के लिए भी हमने एक बात कही थी कि उनकी कविता में भक्ति, श्रृंगार और नीति तीनों चीज मिलती है। तो इन्होंने भी नीति की, यानी कि जो नीति दर्शन है वो भी इनकी कविताओं में देखने को मिलता है। नीति दर्शन मतलब वे नियम जो समाज में स्वीकार किए गए हैं एक अच्छा जीवन व्यतीत करने के लिए। क्लियर, उसको कहते हैं अपन नीति। परंतु इनका प्रमुख वर्ण विशेष श्रृंगार ही रहा। तो देखिए पांच विशेषता क्या हो गई, श्रृंगार की प्रधानता। सब कुछ किया इन्होंने, नीति की बात भी लिखी इन्होंने, लक्षण ग्रंथ भी लिखे, लेकिन इनके जो कविता है, इनकी कविता की प्रधान गुण क्या है, श्रृंगार रस की प्रधानता, यानी कि प्रेम और सौंदर्य की कविताएं इन्होंने ज्यादा लिखी। अब आप देखिए आपके पास इनकी काव्यगत विशेषताएं आती जा रही हैं, और आपके पास इनके ग्रंथों के नाम भी आ गए। आगे देखो, काव्य शास्त्र के क्षेत्र में इन्होंने कहीं परंपरागत मान्यताओं का समर्थन किया है तो कहीं नई मौलिक मान्यताओं की उद्भावना भी की है। मतलब ऐसा नहीं है कि इन्होंने दूसरों की नकल ही नकल करी है। रीति काल के कवियों पर यह आरोप लगाया जाता है कि उन्होंने संस्कृत साहित्य का नकल की है, संस्कृत साहित्य का अनुगमन किया है। तो यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि देव ने कई जगह तो संस्कृत साहित्य का भी अनुगमन किया है, पर कई जगह इन्होंने मौलिक मान्यताओं, ये भी इनकी एक विशेषता आ गई कि नहीं आ गई, मौलिकता। इनकी कविता में हमको क्या मिल जाएगी, मौलिकता भी मिल जाएगी। मौलिकता मतलब जो बात इन्होंने ही कही है, किसी नकल नहीं है, इनके खुद की अपनी आविष्कार, उसको कहते हैं मौलिकता। और अलंकार को एक स्थान पर ये शब्द को काव्य का शरीर, रस को उसका प्राण और अलंकार को उसका शोभा कारक धर्म मानते हैं। क्या कहा उन्होंने कि जो काव्य का शब्द क्या है, कविता का शरीर है, और रस क्या है, उस कविता का प्राण है, और अलंकार क्या है, उस कविता की शोभा है। तो दूसरे स्थान पर शब्द को काव्य का प्राण बताया है, अर्थ को मन, रस में सौंदर्य को उसका शरीर घोषित करते दिखाई पड़ते हैं। मतलब इन्होंने कविता को भी परिभाषित किया कि कविता क्या है। कविता के बारे में भी इन्होंने अपने, अभी हम इनका एक सवैया भी पढ़ेंगे जिसमें इन्होंने कवि के भी गुण बताए। तो इन्होंने कविता को बताया, कविता की परिभाषा दी कि कविता क्या है। जो शब्द है वो कविता के प्राण है, वो शरीर है, क्योंकि बिना शब्द के कविता नहीं लिखी जा सकती। और रस कविता का प्राण है, क्योंकि यदि कविता में रस नहीं होगा, आनंद नहीं होगा, तो वो कविता निष्प्राण सी रहेगी, निर्जीव सी रहेगी। और अलंकार कविता का सौंदर्य है, यदि उसमें अलंकार नहीं होंगे तो वो कविता आकर्षक नहीं होगी। तो ये बात भी हमको अंडरलाइन कर लेनी चाहिए कि इन्होंने कविता के बारे में कितनी अच्छी बात लिखी है। तो लिख लेते हैं हम, क्या लिखा इन्होंने, शब्दों को क्या बताया, कविता का शरीर। इन्होंने रस को क्या बताया, कविता का प्राण। इन्होंने अलंकार को क्या बताया, कविता का सौंदर्य। अब ये बात जानने से आपको देव की
जो दृष्टि है, जो देव का दृष्टिकोण है, वो समझ में आता है कि ये कविता को किस तरीके से देखते हैं। इसलिए इन्होंने अच्छे शब्दों का भी प्रयोग किया, इन्होंने रसों का भी प्रयोग किया, इन्होंने अलंकारों को भी प्रयोग किया, क्योंकि इनको मालूम था यदि मैं अलंकारों का प्रयोग नहीं करूंगा तो मेरी कविता सौंदर्यहीन हो जाएगी। मैं यदि अच्छे शब्दों का प्रयोग नहीं करूंगा तो मेरी कविता में का शरीर ही नहीं रहेगा, और यदि मैंने रसों का प्रयोग नहीं किया तो मेरी कविता प्राणहीन हो जाएगी। क्लियर? आगे देखिए आप। सामान्यतः इन्हें शब्द शक्ति का मर्मज्ञ माना जाता है। वस्तुतः इनकी रचनाओं में इनके आचार्य रूप की तुलना में इनका कवि रूप ही अधिक उभरा है। यानी कि इनकी कविता में जो इन्होंने ग्रंथ लिखे हैं उसमें आचार्य के रूप में भी है ये, और कवि के रूप में भी मान्यता इनको दी जाती है। डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने उनके इन दोनों रूपों का विवेचन करते हुए लिखा है कि देखो, यदि आपको याद हो तो मैंने आपसे कहा था हर कवि की आप एक चार्ट बनाइए, उसमें उसकी रचनाएं लिखिए, और उसके बारे में किसी अन्य विद्वान ने कुछ बात कही है तो वो कोटेशन लिखिए। फिर तीसरी बात, उस कवि की खुद कविताओं की कुछ पंक्तियां आप लिखिए, बताया ना। फिर काव्य सौंदर्य लिखिए। मैंने कहा है ना, हर कवि का अपन इस तरीके से एक छोटा सा चार्ट बना के रखे। अब देखो देव के बारे में श्याम सुंदर दास क्या कह रहे हैं। यदि आपको ये कोटेशन याद होते हैं तो बेटा जब आप प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं ना, उस समय अपनी बात को पुष्ट करने के लिए, प्रमाणित करने के लिए हम इन लेखकों की कोटेशन दे सकते हैं। उससे आपके उत्तर बहुत ही उत्कृष्ट बन जाएंगे और अच्छे नंबर मिलेंगे। पांडित्य की दृष्टि से रीति काल के समस्त कवियों में देव का स्थान आचार्य केशव दास से कुछ नीचा माना जा सकता है, और कलाकार की दृष्टि से बिहारी से निम्न ठहरते हैं। परंतु अनुभव और सूक्ष्म दर्शिता में उच्च कोटि की काव्य प्रतिभा का मिश्रण करने और सुंदर कल्पनाओं की अनोखी शक्ति लेकर विकसित होने के कारण हिंदी काव्य क्षेत्र में सहृदय और प्रेमी कवि देव को रीति काल का प्रमुख कवि स्वीकार करना पड़ता है। ये पूरा कोटेशन, यदि आपको ये पूरा कोटेशन याद हो जाए तो सोने में सुहागा, और ना याद हो तो आपको एक छोटा सा रास्ता बता दूं। वो रास्ता ये कि आपको डॉक्टर श्याम सुंदर दास तो याद हो जाएंगे। सबसे लास्ट की जो पंक्ति है ना कि हिंदी काव्य क्षेत्र में सहृदय प्रेमी कवि देव को रीति काल का प्रमुख कवि स्वीकार करना पड़ता है, ये तो याद हो जाएगा। ये एक लाइन तो याद हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? तो यदि आपको पूरा याद नहीं हो रहा है तो कम से कम जो एक पंक्ति है वो एक पंक्ति तो याद कर लें, तो आपके पास कोटेशन आ गया। किसका आ गया? डॉक्टर श्याम सुंदर दास। क्या कहते हैं वो कोटेशन आपको यहाँ पर लिख लेना है। ये शॉर्ट बात है, आप शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, आपको खुद को बहुत मजा आने वाला है। तो आपको पूरा ना लिखें तो कितना लिख लें आप? हिंदी काव्य क्षेत्र में, कहां से शुरू कर दें आप? हिंदी काव्य क्षेत्र में सहृदय, मतलब ये वाला कोटेशन याद लो, स्वीकार करना पड़ता है, और ये आपको याद हो जाएगा आसानी से। और आपने जब चार्ट में लिख रखा है तो आपको तो बहुत ही अच्छी तरीके से याद हो जाएगा, क्योंकि बार बार आप अपनी निगाहों से निकालेंगे। इसके बाद शुक्ल जी ने भी इनको काव्य प्रतिभा की प्रशंसा करते हुए लगभग यही बात कही है। अब देखो शुक्ल जी का भी एक कोटेशन आ गया। किसका कोटेशन आ गया? शुक्ल जी का, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। उन्होंने क्या कहा है? इनका सा अर्थ सौष्ठव और नवोन्मेष बिरले ही कवियों में मिलता है। बिरले मतलब कुछ ही कवियों में मिलता है, सब में नहीं मिलता। नवोन्मेष मतलब नवोन्मेष, है ना। रीति काल के कवियों में ये बड़े ही प्रगल्भ और प्रतिभा संपन्न कवि थे, इसमें संदेह नहीं। अब वैसे तो ये कोटेशन बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन फिर भी आपको याद करने की दृष्टि से यदि आपको लगता है कि मैडम बड़ा है, याद नहीं होगा, तो केवल पहली लाइन याद कर लो। इनका सा अर्थ सौष्ठव और नवोन्मेष बिरले ही कवियों में मिलता है। तो नाम भी आ गया लेखक का, और उनसे संबंधित कुछ विचार भी आ गए। समथिंग इज बेटर देन नथिंग। पूरा कोटेशन याद ना हो तो कम से कम उसकी एक पंक्ति याद करके आप कोटेशन बना लीजिए। तो आप लिख लीजिए, इनका सा अर्थसौष्ठव और नवोन्मेष बिरले ही कवियों में मिलता है, ये शुक्ल जी ने कहा। अब मैं आपको एक बात बताऊं ना, इस कोटेशन का प्रयोग आप कहाँ कर सकते हैं। आपके प्रश्न आ गया, देव की काव्यगत विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। आप क्या करिए, डॉक्टर श्याम सुंदर दास के कोटेशन से तो प्रश्न के उत्तर शुरू कर दीजिए, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल के कोटेशन से प्रश्न का उत्तर एंड कर दीजिए। आप बताइए, है ना। और जैसे आपने श्याम सुंदर दास के कोटेशन से तो स्टार्ट किया, फिर आपने उसकी प्रस्तावना लिखी, प्रस्तावना में आपने यह शॉर्ट नोट्स लिख दिया, इसका सेंटेंस बना के लिख दिया,
कि रीतिकालीन रीतिबद्ध कवि थे और इनकी 25 ग्रंथ शुक्ल जी ने बताए हैं और इन्होंने भाव विलास, रस विलास, काव्य, ये आपकी भूमिका बन गई। फिर आपने काव्यगत सौंदर्य हेडिंग डाला, फिर उसके 2 भाग कर दिए, भावगत विशेषताएं, ये देखो आगे भावगत विशेषताएं, फिर कलागत विशेषताएं, आपका बताइए, और एंड आपने निष्कर्ष करके और आचार्य शुक्ल का कोटेशन लिख दिया। क्या आपका प्रश्न का उत्तर में से खुशबू नहीं आएगी? और जब खुशबू आएगी तो क्या हमारे पेन में से नंबर नहीं टपकेंगे? टपकेंगे नहीं टपकेंगे? तो इस तरह प्रश्न का उत्तर लिखना सीखो। आगे देखो, देव की रचनाओं में विषयों की विविधता, देखो फिर इनकी एक काव्यगत विशेषता आ गई, विषयों की विविधता, यानी कि केवल एक विषय पर इन्होंने कविता नहीं लिखी है। नीति पे इन्होंने लिखी, प्रेम पे इन्होंने लिखी, श्रृंगार पे इन्होंने लिखी, अलंकार पे इन्होंने लिखी, रस पर इन्होंने लिखी। कितनी विविधता है। देव किसी भी विषय को उठाकर उसे बड़ी कुशलता के साथ आगे बढ़ाते हैं, परंतु कहीं कहीं उसे पूर्णता तक पहुंचाते चूक जाते, कुछ कमियां भी हैं उनके काव्य में, है ना। ऐसे स्थलों पर भाषा भावों के उन्मेष को संभाल नहीं पाती, मतलब उनकी भाषा थोड़ी कठिन हो जाती है। इसमें बिहारी के समान उक्ति वैचित्र का मोह मिलता है। देव सोचते हैं मैं बिहारी की तरह उक्ति वैचित्र करूं, कम शब्दों में बड़ी शानदार बात कह दूं, पर बेटा हर व्यक्ति में हर प्रतिभा तो नहीं होती ना। बिहारी में अपनी इंटेलिजेंसी थी और देव में अपनी इंटेलिजेंसी थी। अपन किसी का नकल करेंगे तो अपना व्यक्तित्व तो उतना ज्यादा सुंदर तो नहीं बन पाएगा। और वे इसी मोह के कारण कहीं कहीं शब्द अलंकारों का निरर्थक प्रयोग कर बैठते हैं। वो सोचते हैं मैं बिहारी की तरह खूब सारे अलंकारों का प्रयोग करूं, पर देव उतने प्रतिभाशाली नहीं थे जितने कि बिहारी थे। तो बिहारी तो 2 ही लाइन में 4-4, 5-5 अलंकारों का प्रयोग कर लेते थे, देव नहीं कर पाते थे। कोशिश तो करते थे पर कर नहीं पाते। परंतु जहां वे पांडित्य प्रदर्शन, उक्ति वैचित्र और अतिशय अलंकार आदि की प्रवृत्तियों पर विजय प्राप्त कर भाव में डूब छंद बांधते हैं, वहां उनकी भाषा में मतीराम की भाषा की सहज गति आ जाती है। मतलब कहीं कहीं तो वो भाषा को एकदम सहज बना लेते हैं, लेकिन कहीं कहीं नहीं बना। यही उनकी सफल काव्य प्रतिभा का चरमोत्कर्ष दिखाई पड़ता है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने देव की इस विशेषता की प्रशंसा करते हुए लिखा है। अब देखो एक कोटेशन हमको और मिल गया, किसका मिल गया? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। अब हम देखेंगे द्विवेदी जी इनके बारे में क्या कहते हैं। द्विवेदी जी कह रहे हैं, जब देव अपने प्रिय और मनोवांछित विषय की व्यंजना का संकल्प करते हैं तो वह बिहारी और मतीराम दोनों के गुणों का सुंदर परिचय देते हैं। क्या कहा इन्होंने कि जब अपने वो मनवांछित, मतलब किसी की नकल करके नहीं, अपने मौलिक विषय पर कविता लिखना शुरू करते हैं तो गजब कर देते हैं। कैसा गजब कर देते हैं कि उनमें बिहारी की विशेषता भी दिखाई देती है और मतीराम की विशेषता भी दिखाई देती है। ये यत्नज अलंकारों, प्रेमा व्यंजक शरीर चेष्टाओं, तिरछी टेढ़ी वचन व क्रिया से उत्तेजित होने वाले मादक चित्रों की वैसी सुंदर अभिव्यंजना करते हैं जैसी अयत्नज, देखो अयत्नज मतलब बिना प्रयास के, और यत्नज मानी प्रयास करके, अलंकारों, अनुराग जन्य मनोविकारों और परिस्थिति जनक उक्ति वैचित्र की। अब मेरे ख्याल से सेकंड पैराग्राफ, आप वो सेकंड लाइन आपको मजा नहीं दे रही है, कोई बात नहीं, हमको तो कोटेशन याद करना है, हम तो उनका पहली लाइन तो आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगी। जब देव अपने प्रिय मनोवांछित विषय की व्यंजना का संकल्प करते हैं तो वह बिहारी और मतीराम दोनों के गुणों का सुंदर परिचय देते हैं। क्या कठिन है ये कोटेशन? तो अब मैंने आपको बताया कि कैसे हम सरलता पूर्वक इन कोटेशंस को याद कर सकते हैं। तो जब देव, क्लियर, 3 लेखकों के कोटेशन जब आपके प्रश्न के उत्तर में दिखेंगे तो आपको नंबर अच्छे क्या नहीं मिलेंगे। और जहां ये कोटेशन लिखो अंडरलाइन कर दो लेखक का नाम, अब कोटेशन। और ये तो 3 आपको अपनी किताब में मिले हैं। जब अपन इसकी आलोचनात्मक विश्लेषण करेंगे तो हमें और भी कवियों के या और भी लेखकों के विचार इनके बारे में मिल जाएंगे। तो ज्यादा नहीं तो कम से कम 3-3, 4-4 कोटेशन हमको हर कवि के बारे में मालूम होनी चाहिए। हमारे कोर्स में जो कवि हैं वो हैं कितने? केवल 9 कवि हैं। और 9 कवियों के 4-4, 5-5 कोटेशन याद करना क्या कठिन है? गणानंद की बात आए तो आपको ये कोटेशन याद आ जाए, जब भूषण की बात याद आए तो ये कोटेशन याद आ जाए। और आपको लगना चाहिए कोटेशन भी ऐसे याद करो कि कैसा भी प्रश्न आए सब में वो कोटेशन आ जाए। अब ये जो मैंने 3 कोटेशन बताए हैं तो वो देव पर कैसा भी प्रश्न आ जाएगा सब में ये कोटेशन चल जाएगा। ठीक है, क्लियर? तो आपको समझ में आया हम अपने प्रश्न के उत्तर को आकर्षक कैसे बना सकते हैं?
बना पाएंगे। और ये मैंने शॉर्ट नोट्स क्यों बनवाए हैं आपको, इससे आपकी क्या बन जाती है, भूमिका बन जाती है। और साथ ही देखो हमको इसमें से काव्य की विशेषताएं हमने निकाल ली, रचनाएं हमने निकाल ली। देव की अभिव्यंजना शैली प्रौढ़ और प्रांजल है। अब देखो कलागत विशेषताएं आ गई। अब तक तो हमने भावगत विशेषता लिखी, अब शैली की विशेषता क्या है उनकी शैली की विशेषता क्या बताई है, प्रौढ़ और प्रांजल। अब इन शब्दों को समझ लो। प्रौढ़ मानी मैच्योर, कोई नए कवि किसी नहीं ऐसा लग रहा कितना अनुभवी कवि है। और प्रांजल मानी धुली पुछी, शुद्ध, परिष्कृत। ठीक है, प्रांजल का मतलब होता मंजा हुआ। वे काव्य रचना करते समय भाषा के सौष्ठव, समृद्धि, अलंकरण और सज्जा का विशेष ध्यान रखते हैं। तो देखो अब उनकी भाषा भी समझ में आ गई अपन को। पहले तो हमें मालूम ही है कि रीति काल के जितने भी कवि हैं उन सबकी भाषा क्या है, ब्रज भाषा है। और ब्रज भाषा की विशेषता क्या है कि उनका जो भाषा है वो अलंकरण और सज्जा से विशेष रूप से सज्जित है। परंतु जहां पे पद, मैत्री, यमक, अनुप्रास, अलंकार, अब देखो उनके अलंकार की बात भी आ गई। 10वीं विशेषता कौन सी आ गई, अलंकार योजना। तो देव ने कौन कौन से अलंकार योजना काम में लिए हैं, अनुप्रास और यमक का तो नाम ही आ गया है, पर हमें मालूम है कि उन्होंने अंत्यानुप्रास भी करा है, उन्होंने उपमा भी किया है, उत्प्रेक्षा भी किया है। तो आप अपने मन से 4-5 अलंकारों के नाम लिख सकते हैं। ऐसे वहां भाषा का प्रवाह सहज सौंदर्य नष्ट हो जाता है। ऐसे स्थलों पर शब्द व्यय अधिक, शब्द व्यय अधिक मतलब शब्द तो ज्यादा लिखे हैं पर अर्थ उसमें उतना ज्यादा नहीं आ पाया। जैसे कि बिहारी तो गागर में सागर भर देते हैं, लेकिन देव गागर में सागर नहीं भर पाते। बिहारी गागर में सागर मतलब कम शब्दों में बड़ी बात कह जाते हैं, पर देव कम शब्दों में बड़ी बात नहीं कह पाते। उनको कोई बड़ी बात कहनी है तो शब्द भी ज्यादा लगते हैं। इसीलिए तो हम देव को गागर में सागर भरने वाला कवि नहीं कहते, हम बिहारी को गागर में सागर भरने वाला कवि कहते हैं। क्योंकि ये शब्द व्यय अधिक अर्थात ज्यादा शब्दों का प्रयोग करते हैं और अर्थ की न्यूनता हो जाती है, अर्थ कम होता है और शब्दों की तोड़ मरोड़ आदि निर्बलताएं उनके काव्य में आ जाती है। क्लियर बेटा, समझ में आया? तो ये देखिए आपका जो ये परिचय होता है ना, ये बहुत काम का होता है। और ये परिचय आपको देखो इस तरीके से आपका शॉर्ट नोट्स बना दो। आपको हर कवि का इस तरीके का शॉर्ट नोट्स बनाना चाहिए। ये शॉर्ट नोट्स मैं आपको बता रही हूँ, ये आपके लिए हीरे मोती की तरह हैं, इन्हें संभाल के रखना। ये केवल आपके अभी ही काम नहीं आएंगे, जब जब हिंदी की बात आएगी तब तब आपको ये वाले नोट्स काम आएंगे। चाहे वो कोई प्रतियोगी परीक्षा हो, चाहे आप मेरी तरह पढ़ लिख कर कोई टीचर बन जाए। और सबसे बड़ी बात, अभी एग्जाम में रिवीजन के काम आएंगे। किसमें काम आएंगे? रिवीजन। हम बहुत बड़ा बड़ा रिवीजन बार बार नहीं कर पाते हैं, पर शॉर्ट नोट्स हमारे सामने होते हैं तो हम जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं। क्लियर? समझ में आया? खत्म करें आज की क्लास। थैंक यू सो मच।